नमस्कार मित्रों। सच बोलने की हिम्मत होनी चाहिए, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। सच सच होता है, हर हाल में उसे बोला जाना चाहिए, और वो भी तब जब किसी खलनायक को नायक की तरह प्रस्तुत किया जा रहा हो और लोग मौन रहें। भारतीय इतिहास में कुछ ऐसा ही किया गया है, और इस समय जो घटनाएं घट रही हैं उनसे आपको मालूम होना चाहिए कि इतिहास में क्या किया गया होगा। स्वर्णिम काल मुगल काल को बोला जाता है, जिन्होंने क्रूरता, अत्याचार, जो भी कुछ हो सकता था इस देश की संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने, महिलाओं के साथ अत्याचार दुराचार करने का, निर्दोष लोगों को कत्लेआम करने का काम करने वाले, गाजी की उपाधि लेने वाले, उन लोगों को महान बताया जा रहा है। ये हमारा इतिहास है। और जो इस देश के नायक हैं, चाहे उस दौर के हों, आज़ादी के लड़ाई के दौर के हों या आज के भी, उन्हें हाशिए पे छोड़ो, उन्हें दफन कर दिया गया है। महाराणा प्रताप की कोई भव्य समाधि नहीं, शिवाजी का भी नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि उनके भक्तों ने कुछ किया जद्दोजहद। चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति झांसी में लगवाने के लिए उनकी माताजी और उनके समर्थकों पर नेहरू ने लाठीचार्ज करवाया था, ये मालूम होना चाहिए। खैर, वो छोड़ दीजिए। आज़ादी की लड़ाई के जो सच्चे सैनिक थे, अंग्रेजों से जिन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप को आज़ाद भी करा लिया था, और अगर गांधी नेहरू चाहते तो देश आज़ाद सुभाष चंद्र बोस करवा लेते। सिर्फ इतना भर कहना था हमारी भारतीय सेना को, जो अंग्रेजों की सेना कहलाती थी लेकिन ज़्यादातर भारतीय सैनिक ही थे, उनको बोलना था कि आप नेताजी का साथ दो। बस अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का नारा लगाने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ सैनिकों को बोल देते, अंग्रेज भाग जाते और देश सोने की चिड़िया होता। क्या क्या किया गया वो हम बताने वाले हैं, धैर्य से ये वीडियो सुने। हम बात करने जा रहे हैं मनमोहन सिंह की। मनमोहन सिंह जैसा भारतीय राजनीति में कोई भी भाग्यशाली व्यक्ति नहीं हुआ है, इतना शक्तिशाली भी कोई व्यक्ति नहीं रहा। उनके नाम के साथ जो उपमाएं जोड़ी गईं या जुड़ गईं वो कमाल की हैं साहब। ऐसा नहीं कि वही इकलौते भारत में पढ़े लिखे अर्थशास्त्री थे, बहुत से अर्थशास्त्री पढ़े लिखे रहे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब से ज़्यादा पढ़े लिखे ये नहीं थे। उनके पास भी इकोनॉमिक्स की बड़ी डिग्री थी उस दौर में, लेकिन उनके साथ क्या किया कांग्रेस ने, और आज मगरमच्छी घड़ियाली आंसू बहा रही है। तो ध्यान से सुने ये वीडियो, जिनको साहस हो और कांग्रेसी लोगों को चुनौती के साथ बोल रहे हैं कि एक भी तथ्य अगर गलत हो तो हम पर वो केस कर दें। तो आपको बता दें कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, हम आज अर्थव्यवस्था पर बात करेंगे, तो भारत के रुपए की वैल्यू लगभग डॉलर के बराबर थी। डॉलर और रुपए की बराबरी थी, और भारत का विकास दर 18% थी। भारत गरीब देश तब भी नहीं था। और एक बात जो ये कांग्रेसी बार बार कहते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ था देश में सुई भी नहीं बनती थी। दक्षिण भारत के मंदिर देख लो, इधर उत्तर भारत में तो सब मुगलों ने, आपके महान लोगों ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया। दक्षिण भारत के मंदिरों की अगर आप देखेंगे कलाकृति, आज विज्ञान इतनी उन्नति करने के बाद भी वैसे मंदिर संभवतः नहीं बना पाएगी, वैसी इमारतें नहीं बना पाएगी। और बोल रहे हैं यहाँ सुई भी नहीं बनती थी। खैर छोड़ दो आप उस बात की, हम बात ही नहीं, अर्थ की बात कर रहे हैं। लेकिन रिकॉर्ड में इतिहास चूंकि बदला गया, रिकॉर्ड में 4 रुपये 16 पैसा दर्ज है कि डॉलर की वैल्यू थी, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। लेकिन फिर भी चलिए यही मान लेते हैं। आज वो यात्रा बढ़ के 85 रुपये के इर्द गिर्द पहुँच चुका है, क्रॉस भी कर गया है। लेकिन इस बीच में क्या हुआ कि 2015 तक ये देश महागरीब देशों की लिस्ट में था। 15 के बाद
ये विकासशील देश सही मायने में हुआ है और अब विकसित देशों के मुकाबले ये तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनने जा रहा है। मनमोहन सिंह के टाइम में 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था ये था, 10वें नंबर की। अब इनका समझ लो कि 1966 से लेके 2014 तक मनमोहन सिंह बहुत ही पावरफुल व्यक्ति रहे। 1966 में शुरू होता है इनका रिकॉर्ड। UNCTD संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन में ये सदस्य बने भारत की तरफ से। और 69 में मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड में ललित नारायण मिश्रा ने इनको एडवाइजर बनवाया। 69 से इनकी राजनीति में सक्रिय भूमिका हो गई, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय यानी मामलों के जानकार माने जा रहे थे, आर्थिक मामलों के, व्यापार के, ट्रेड के। तो ये UNCTD के सदस्य रहे वहाँ। तो उसके बाद ललित नारायण मिश्रा ने 1969 में इनको मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड में एडवाइजर बना लिया। और 1969 के बाद में 72 में वित्त मंत्रालय में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इनको बनाया गया। 1976 में फाइनेंस सेक्रेटरी इनको इनाम के तौर पे दिया गया, क्योंकि 1972 में ये वित्त मंत्रालय में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बने तो 74 में ये एक योजना लाए थे। 74 में देश की हालत जैसी आज पाकिस्तान की ऐसी हो गई थी, क्योंकि नेहरू, गांधी और इंदिरा गांधी का एक एजेंडा लगातार चल रहा है, देश को गजवाए हिंद बनाना। ये देश का बंटवारा सोच समझ के इसीलिए इसी रणनीति के तहत किया गया। और इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश में कोई बहुत बहादुरी का काम नहीं किया, वो गजवाए हिंद का ही स्कीम है, क्योंकि उसी के बाद इस देश की बर्बादी शुरू हुई 1971 से। क्योंकि बांग्लादेश में मुसलमानों को बचाने के लिए सेना गई थी, हिंदुओं को नहीं, क्योंकि वो मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था। और हिंदू लोगों को शरणार्थी से ज़्यादा मुस्लिम यहाँ घुसे और आज तक वो सिलसिला जारी है और यहाँ की नागरिकता ले रहे हैं और हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व हैं। ये बात तो और है, सोने पे सुहागा कि रोहिंग्या भी म्यांमार से इन्हीं की पॉलिसी के अंतर्गत आए, वो उनसे भी ज़्यादा खूंखार हैं। यानी जो देश में हीनियस क्राइम हो रहे हैं आज, जिनके बारे में कोई सोच नहीं सकता था, वो सब इसी कांग्रेस की देन है। यही नहीं, जो नक्सलाइट माओवाद है, आतंकवाद देश में, इसकी भी जन्मदात्री कांग्रेस है। अगर किसी को कोई शक हुआ है तो चैलेंज के साथ बोल रहे हैं, माओवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद की जन्मदात्री कांग्रेस है। इसके बाद में बता दें कि जो 76 में ये फाइनेंस सेक्रेटरी नाम के तौर पे क्यों बनाए गए, क्योंकि 1974 में ये स्कीम लाए थे, कंपलसरी डिपॉजिट स्कीम। जब देश लगभग दिवालिया होने की ओर था, उसमें कर्मचारियों को बोला गया था कि 2 साल तक प्रतिमाह आप अपनी आय का 4% जमा करेंगे, अनिवार्य रूप से जमा ही करना होगा। और 2 साल के बाद 5 किस्तों में वो सामान्य ब्याज की दर से, बैंक का जो सामान्य ब्याज है उसकी दर पे वापसी होगी। और ये 15,000 से 25,000 के मामले में, आय के मामले में था। और जो 25,000 से 70,000 की आय वाले लोग थे, उनको 1,000 रुपया जमा करना था और 6% उसके ऊपर, मतलब एक से जो 25,000 तक तो 1,000 जमा करा लिया, 25% से ऊपर वाली आय में 8% आपको जमा करना है। और 70%, जो 70,000 से ऊपर वाले थे, उनको 3,700 रुपये प्लस 8%, जो 70,000 के ऊपर की आय उसमें 8% 2 साल तक हर महीने जमा करना था। ये स्कीम लाए थे एक अध्यादेश के द्वारा। ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के नाम पर लाया गया था और ये समझो मजबूर किया गया, तानाशाही का नमूना था ये। और उसी का इनाम इनको मिला कि 1976 में फाइनेंस सेक्रेटरी ये बनाए गए। तो फाइनेंस सेक्रेटरी आपको मालूम है, रुपए पे ये जो सिग्नेचर वगैरह होता है, ये फाइनेंस सेक्रेटरी का होता है। उसके बाद 76 से 80 तक ये वित्त सचिव रहे।
ध्यान दो, मोरारजी देसाई सरकार जनता पार्टी के आ गई, फिर भी ये वित्त सचिव रहे हैं। ध्यान दो, 80 से 82 से योजना आयोग के सदस्य बनाए गए और 82 से 85 तक रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। 85 में योजना आयोग के उपाध्यक्ष, योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता, यानी सर्वे सर्वा यही थे। और उसी बीच में राजीव गांधी ने जोकर बोला था, क्योंकि इनकी योजनाओं पे राजीव गांधी ने बोला, तो इन्होंने गरीबों और गरीबों की बात की। राजीव गांधी भाई क्या फालतू बकवास करता, गरीबों से देश का कुछ होना है, ऐसी योजना बकवास, ये जोकर वाली बात करते हैं। तो ध्यान दो, ये जोकर के रूप में डिक्लेयर किए गए थे। उसके बाद में ये इनको 1985 में योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया, उसी समय इनको जोकर बोला गया। और उसके बाद 86 में इन्हें जेनेवा थिंक टैंक में सेक्रेटरी जनरल बना के भेज दिया गया, जहाँ तक ये रहे। और उसके बाद में इनको 1990 में प्रधानमंत्री का चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बना दिया गया, चंद्रशेखर, जिस समय सोना इनने गिरवी रखवाया था। और देश जैसा पाकिस्तान का हाल अभी है, फिर वैसी स्थिति में पहुंच गया था। और $7 बिलियन कर्ज के लिए IMF के सामने इन्होंने साष्टांग दंडवत किया था, नरसिम्हा राव और इन्होंने, जब ये वित्त मंत्री बन गए 91 में। चंद्रशेखर के सामने तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे, और नरसिम्हा राव की सरकार में फिर ये फाइनेंस मिनिस्टर बन गए। तब हालत, सोना तो गिरवी रख ही चुके थे, कुछ था नहीं। IMF से $7 बिलियन लेने के लिए ये IMF और वर्ल्ड बैंक की शर्तों की वजह से इन्होंने, ये हम एक थंबनेल में जो कार्टून लगा रहे हैं RK लक्ष्मण का देखेंगे कि दोनों लोग नोट IMF से कर्ज लेके जो 7 बिलियन वो लेके आ रहे हैं बोरे में भर के, और वित्त मंत्री की बाह मरूड़ी हुई है, मरूड़ी हुई बिल्कुल जैसे कपड़े को नचोड़ते हैं। तो दोनों बोल रहे हैं, एक दूसरे की बोल देंगे चल के कि नहीं नहीं, ये हाथ किसी ने मरोड़ा नहीं है, यानी IMF ने कोई शर्त नहीं, ये तो हम ही ने किया है, अपना हाथ मरोड़ लिया है। यानी जो वित्त सुधार का इनको मसीहा और जनक और जाने क्या क्या बोला जा रहा है, वो वर्ल्ड बैंक और IMF की शर्तों की वजह से मजबूरी में करना पड़ा था, जो आर्थिक उदारवाद के ये जनक कहलाते हैं। नहीं तो नेहरूवादी समाजवाद में कोई गुंजाइश नहीं। और मनमोहन सिंह की औकात ही क्या कि वो अपनी तरफ से कोई डिसीजन ले पाते, कोई जिंदगी में डिसीजन ऐसा नहीं ले पाए, केवल चाटुकारिता करते रहे एक परिवार विशेष की। और पकड़ बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस की रही है, उसी का इनको फायदा उठाने के लिए रखा गया एक मोहरे के रूप में। तो इन्होंने वो कार्टून में RK लक्ष्मण ने साफ तौर से वो कार्टून थंबनेल पे लगाएंगे, उस पर ज़्यादा लिखेंगे नहीं ताकि स्पष्ट दिखे कि ये हाथ IMF ने नहीं मरोड़ा, यानी हमने उनकी शर्तें नहीं मालूम, ये जो भी कुछ शर्तें उनने कही ये बोलेंगे हम लागू कर रहे हैं। ध्यान दो, जो आर्थिक उदारवाद की बातें, जो IMF की कंडीशन थी वो वर्ल्ड बैंक की, वो लागू की थी $7 बिलियन कर्ज लेने के लिए। और इन्होंने ये प्रचारित किया कि ये हमने किया। ये बात अलग कि उसके बाद देश की आर्थिक स्थिति सुधरी, स्वाभाविक है। जब नेहरूवादी विचारधारा से हटके काम शुरू हुआ, जैसे कि चाइना में माओ त्से तुंग की विचारधारा से हटके जब उन्होंने दरवाजे सबके लिए खोले, तो चाइना दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया। तो वो मजबूरी थी, लेकिन मजबूरी से वो मजबूती आई है, ध्यान दो। रपट पड़े तो हर गंगा, तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है इनके लिए कि रपट पड़े तो हर गंगा। तो 1990 में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर चंद्रशेखर के थे, जब सोना गिरवी रखा, और फाइनेंस मिनिस्टर में $7 बिलियन लेने के लिए इन्होंने ये शर्तें मान ली। और उसके बाद में आपको मालूम है कि ये 2004 से लेके 14 तक प्राइम मिनिस्टर रहे, और दुनिया में इतने घोटाले शायद कहीं नहीं होंगे, भारत में तो सवाल ही नहीं। घोटालों की सरकार, तरह तरह के घोटाले। उस बीच में एक बड़ा घोटाला हुआ जिसकी चर्चा नहीं की जाती, नोट छपाई का। मोदी ने जो नोट बंद किए, मजबूरी थी। नोट बंद इसलिए किए कि असली नोट छापे जा रहे थे, एक ही सीरीज के, एक ही नंबर के, और ये सब बहुत बड़ा घोटाला था। देश को बर्बाद करने के लिए सोनिया गांधी ने कमर कस ली थी
आर्थिक रूप से दिवालिया। फोन पर कैसे पेमेंट होते थे, मनमोहन सिंह के टाइम में नहीं, इंदिरा गांधी से नागरवाला कांड, अब तो वो सामने आ गया है ना। तो उस टाइम से फोन पर पेमेंट हो जाता था, कर्ज के बाद कर्ज लेते रहो, बैंकों को दिवालिया कर दिया। तो ये मनमोहन सिंह की नीति। उसके बाद में इनका जो महत्व सिखों के नेता के रूप में आज महान बताया जा रहा है। 84 में मनमोहन सिंह पावर में थे और 84 में सिखों का कत्लेआम हुआ। काहे के सिख? क्या इन्होंने एक भी शब्द किया, कभी आलोचना की? और नेहरू गांधी परिवार बोल रहा है कि हमने माफ़ी मांग ली। मनमोहन सिंह ने माफ़ी मांगी बाद में, अभी जब प्रधानमंत्री बने थे तो वो माफ़ी मनमोहन सिंह मांग रहे हैं। माफ़ी तो मांगनी चाहिए, लेकिन सिख क्या माफ़ कर देंगे? क्या किया इन्होंने? सिख कभी सिख बन के रहे? सिख कभी ऐसा होता है? सिद्धू सही बोलता था उस समय कि सरदार तो है लेकिन असरदार नहीं। सोनिया गांधी शरणम गच्छामी रहा, पहले राजीव गांधी जोकर बोला। अब कोई कहेगा भाई प्रधानमंत्री होने पर भी इनके हाथ में पावर नहीं था, क्योंकि सोनिया गांधी ने नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बना रखी थी। अरे भाई, तो इतना जोकर कहा गया और सोनिया गांधी सुपर पीएम थी, राहुल गांधी ने अध्यादेश पढ़ा था, इस्तीफा क्यों नहीं दिया? अगर तुम्हारे अंदर जरा भी गैरत होती तो इस्तीफा दे देते। तो कुल मिला के इनके टाइम में घोटाले जो हुए, आर्थिक मामले में शेयर घोटाला, हर्षद मेहता कांड हुआ, तो उसके बाद भी तरह तरह शेयर में घोटाले हुए। तो ये जो इनको महान बताया जा रहा है, नायक बताया जा रहा है, बिल्कुल नहीं। भारतीय अर्थव्यवस्था का खलनायक कहा जाना चाहिए। और अगर किसी को एतराज है तो आमने सामने, टेलीफोन पे या कोर्ट में वो हमसे निपटे। हम जो बात कह रहे हैं किसी बात से मुकरने वाले नहीं हैं। और ये बातें सही हैं कि मनमोहन सिंह की वजह से ही ये देश इस तरह से आर्थिक बदहाली का शिकार रहा। जब मोदी ने 9% विकास दर, 8-9% विकास दर की बात कही थी तो मजाक उड़ाया गया था, याद है? वाजपेयी सरकार के टाइम में जब कहा गया था। लेकिन वो सब हो रहा है कि नहीं हो रहा? जो 7 बिलियन डॉलर के लिए शर्तें मानी थी, आज 600 बिलियन डॉलर से ज़्यादा भाजपा का रिजर्व, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में रिजर्व में है फॉरेक्स। और 200 टन सोना ला चुके हैं और सोना खरीद रहे हैं। दूसरों को हम लोग कुछ भी कहीं दूसरे देशों की मदद करते हैं कोई आपदा में। तो ये देश की स्थिति है। हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि नेताओं के बारे में दुनिया जानती कि सबसे भ्रष्ट राजनीति में ही लोग होते हैं, और उनको महान बताया जाना ठीक है। अगर कोई ने ऐसा किया है तो उसके अच्छे काम को याद किया जाए, लेकिन मनमोहन सिंह का कोई भी ऐसा काम नहीं है। सरमल से एक समझौता इनने भारत को शर्मसार किया था, क्योंकि 26/11 का हमला हुआ था, पाकिस्तान से कोई वार्ता नहीं होनी थी। 26/11 हमला भी प्रायोजित था कांग्रेस के द्वारा, आरएसएस को आतंकवादी घोषित करने के लिए हिंदू संगठनों को। ये भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। तो नहीं भूलना चाहिए, ये आदमी खलनायक है, नायक नहीं है। मोदी सरकार की मजबूरी है वोट की, लेकिन हम लोगों की कोई मजबूरी नहीं है। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। नायक को नायक कहेंगे, खलनायक को खलनायक कहेंगे। वीर सावरकर को ये लोग खलनायक बनाने पे लगे हुए हैं। ये हाल है इनका। कांग्रेस में महात्मा गांधी आगा खां पैलेस में जेल के नाम पे रहते थे, पैलेस में। और जो अंग्रेजों की बग्गियां होती थी उन पे चलते थे गार्ड में। 3rd क्लास रेलवे में यात्रा करते थे, पूरी बोगी खाली करा के गार्ड 2 लगा के उनको ले जाया जाता था। उनका जो गेटअप सेटअप मेकअप होता था वो अमीरों के परिधान से ज़्यादा कहीं उस पर खर्चा आता था, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से आके कार्टून वाली हुलिया क्यों बनाई भाई? इस टाइप का कौन बड़ा आदमी रहता था उस समय? और उसके पीछे की कैसी कैसी कहानियाँ वो तो छोड़ो, लेकिन नेहरू गांधी और ये जो नेहरू गांधी परिवार ने देश को बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। भारत का भाग्य है कि नेहरू की इससे खानदान से मुक्ति मिली, और मोदी जैसा एक अवतारी शक्ति वाला व्यक्ति
देश को नेतृत्व दे रहा है और भारत को पुनः गौरवान्वित करवा रहा है। तो आपको ये अच्छा लगा तो लिखें, बुरा लगा तो कमेंट्स में लिखें। हिम्मत जुटा के कमेंट्स जरूर करें।